हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कंसेप्ट। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो हमने कंडक्टर्स वाला कंसेप्ट स्टडी किया था, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन किया था, वो लेक्चर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और यहां पर एक और पॉइंट है, जो आज हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का, वो हम ईएमएफटी पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो काफी डिफरेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आपको याद हो वो कंडक्टर वाला लेक्चर, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होता है, तो आपका रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला वैलिड होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सबसे पहले यहां पर मैं रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये तभी होगा जब कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, तब मैंने वहां पर आपको समझाया था कि जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा V अपॉन आई, जिसे आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, E डॉट डी एल डिवाइडेड बाय आई को हम कैसे शो कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं J डॉट डी एस। क्लियर है पॉइंट। और जो J की वैल्यू हमने स्टडी करी थी ओम्स लॉ से, हमें याद होना चाहिए J की वैल्यू हमारी कितनी थी, सिग्मा E। तो यहां पर बेसिकली आप पुट कर सकते हो सिग्मा ई डॉट डी एस। तो ये हमने स्टडी किया था। तो ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये कब वैलिड होगा, जब आपका क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आज हम इसी फॉर्मूले पर डिस्कशन करने वाले हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां पर बताऊं, वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप समझिएगा, ये जो रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये जो प्रॉब्लम्स है ना कैलकुलेशन की, इनको आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हो। और जब आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हो रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए, तो आप क्या क्या करते हो, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं। देखो ध्यान से, यहां पर आपके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हो, ये सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि आप यहां पर जो कंडक्टर की बात कर रहे हो, तो कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप अज्यूम कर लो कि क्या है, आपका V नॉट है। तो V नॉट आपका क्या है, जो कंडक्टर की आप बात कर रहे हो ना, जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, उसके टर्मिनल्स के बीच पे, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने क्या अज्यूम किया है, V नॉट है। तो यहां से अब आप समझो इसके बाद का स्टेप क्या होगा। जैसे मैंने बोला ना, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की आप बात करते हो यहां पर, तो आप क्या करते हो, लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करते हो। लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करके बेसिकली डेल स्क्वायर V इक्वल टू 0, इसे आप सॉल्व करते हो और आप यहां पर कैलकुलेट करते हो V। तो लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब आप V की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो ये जो V आप कैलकुलेट करते हो ना, इसका यूज करके बेसिकली आप कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होती है माइनस डेल V। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहां से आप समझो, जैसे ही आपको E मिल जाता है ना, तो E की वैल्यू का यूज करके आप यहां से अचीव करते हो करंट I। आप देख सकते हो J किसके इक्वल है, सिग्मा E के। तो सिग्मा E जब आप यहां पर पुट करोगे, तो E की वैल्यू का यूज करके आप ये करंट I का कैलकुलेशन करते हो। और जैसे ही आपको करंट I मिल जाती है, उसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस R निकालते हो, V नॉट अपॉन I करके। V नॉट बेसिकली क्या था हमारा, V नॉट था जो आपका कंडक्टर्स था ना, उसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। और बेसिकली लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करके आप V कैलकुलेट करोगे और उसके बाद E निकालोगे, E का यूज करके I निकालोगे और फिर आपको R मिल जाएगा। तो जैसा मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि ये जो आपके कंसेप्ट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहां पर हो सकेगा तो मैं एक प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पे भी डिस्कस करवा दूंगा,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के लिए। लेकिन अभी अगर मैं मेन डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ूं तो मेन डिस्कशन के लिए हमें यहां पर कैपेसिटेंस के कंसेप्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपने समझा भी होगा या आप जानते भी होंगे कि आप बेसिकली 3 टाइप की कैपेसिटेंस वैल्यू कैलकुलेट करते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अलावा फॉर स्फेरिकल एंड फॉर सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो इस तरह की ज्योमेट्रीज के लिए आप यहां पर कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो यहां पर अगर मैं डिस्कशन करूं 1 बाय 1, तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करना कि जो आपका कैपेसिटर होता है उसका कंसेप्ट क्या है। अगर हम कैपेसिटर के कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके बाद ना मैं आपको कैपेसिटर के वैल्यूज एंड आर में, बेसिकली सी और आर में रिलेशनशिप समझा दूंगा, जिससे आप सी के फॉर्मूले का यूज करके आर की वैल्यू अचीव कर पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट को आप ध्यान देना। तो यहां से अगर मैं अब कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कशन शुरू करूं तो बेसिकली होता क्या है, इसे अब आप थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करो, ये आपके लिए अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो यहां पर अब अगर मैं कैपेसिटेंस के कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करूं तो आपको पहले एक पॉइंट समझना होगा कि अगर आपको कैपेसिटर चाहिए तो कुछ ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर होने चाहिए जिनमें आपके चार्जेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए बट साइन अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, टू हैव अ कैपेसिटर वी मस्ट हैव अ 2 और मोर देन 2 कंडक्टर्स। ठीक है, जहां पर साइन आपके क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। मैं जनरली 2 का ही एग्जांपल लूंगा, 2 कंडक्टर्स का। यहां पर आपको इससे क्या समझ में आता है, इससे आपको यह समझ में आता है कि सपोज करो आप 2 ही कंडक्टर का एग्जांपल ले रहे हो जहां पर आपके इक्वल चार्ज है बट अपोजिट है, तो होगा क्या कि जो ऑल द फ्लक्स लाइन निकलेगी, जो सारी की सारी फ्लक्स लाइन आपकी निकलेगी फ्रॉम 1 कंडक्टर, वो टर्मिनेट होगी सेकेंड कंडक्टर की सरफेस पे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपके चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो जो फ्लक्स लाइन निकलेगी फ्रॉम 1 कंडक्टर, सारी की सारी फ्लक्स लाइन वो सेकेंड कंडक्टर की सरफेस पे क्या हो जाएंगी, आपकी टर्मिनेट हो जाएंगी। ये पॉइंट आपको यहां पे समझ में आना चाहिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब यहां पर जो हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, लेट्स सपोज 2 ही कंडक्टर हैं, तो इनको आप ना कंडक्टर्स को आप प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के नाम से भी जानते हो। और ये जो 2 कंडक्टर हैं या जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, इनके बीच में या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या तो आपका फ्री स्पेस भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं ना आपको स्टार्ट से बता रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेडिंग डलवा के फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, मैं आपको स्टार्ट से पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। तो मैं इसी तरीके का एक सिस्टम कंसीडर करता हूं और आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप समझो, लेट सपोज आपके पास यहां पर 2 कंडक्टर हैं, ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है, मतलब इस कंडक्टर में आपके पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर अगर मैं इस तरीके की सिचुएशन लूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस माइनस वी है बिटवीन 2 कंडक्टर्स, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं शो करूंगा वो इस तरीके से आपका होगा, आपको क्लियर होना चाहिए। हम लोग ये सारी चीजें पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या शो कर रहा है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर अब आपको क्या समझना होगा कि ये जो आपका V है ये क्या है, 2 कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली आपको यहां पर ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बिटवीन 2 कंडक्टर्स है, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान भी रखना होगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं अब रिलेशन लिख के दिखाऊं आपको, तो V की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, माइनस, इसे मैं कंडक्टर 1 दे देता हूं, इसे मैं कंडक्टर 2 दे देता हूं, तो माइनस 2 to 1 E डॉट dl। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ रखा है कि माइनस E डॉट dl क्या होता है आपका, वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होता है आपका, आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप यहां पर अचीव कर सकते हो। तो यहां पर 2 से 1, इसको आप समझना, मतलब दिस 2 to 1, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, तो उसे भी आप जाकर वॉच कर सकते हो। तो 2 से 1 ये आपने यहां पर शो कर दिया। इसके बाद अब आप समझो, ये जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, V आपका वही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स। अब यहां पर अगर आप C की बात करते हो जो आपको अचीव करना है, तो उसके लिए Q चाहिए। तो Q आप कैसे अचीव कर सकते हो? गॉस लॉ। आपने गॉस लॉ स्टडी कर रखा है। गॉस लॉ क्या होता है? D डॉट ds। V क्या होता है आपका? E डॉट dl। यहां पर मैंने माइनस साइन ड्रॉप कर दिया है। उसका रीजन क्या है? मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए V की। ठीक है ना, मुझे सिर्फ V की यहां पर वैल्यू चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो यहां पर C क्या हो जाएगा? D डॉट ds, Q जो था आपका, और डिवाइडेड बाय E डॉट dl। एक बात और ध्यान रखना, कहां कहां पर ओपन इंटीग्रल होता है, कहां कहां पे क्लोज इंटीग्रल, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अभी तक जो हमने ईएमएफटी का सिलेबस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग V जो होता है यहां पर फॉर्मूले में ओपन इंटीग्रल होता है, क्लोज इंटीग्रल में ये जीरो होता है। मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन आपको याद होगा। और वैसे ही गॉस लॉ में फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस, ये आप पढ़ते हो, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना है, क्लियर रखना है, सब चीजों को रिवाइज करते चलना है। तो ये आपका एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है। यहां पर भी अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं जैसे मैंने आपको यहां पर समझाए थे, लेकिन अगेन वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आप समझ सकते हो। लेकिन उसके बाद मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन से स्टार्ट करूंगा और आपको सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें बहुत ध्यान में रखकर चलनी है। तो आप ध्यान से देखो स्टेप्स क्या क्या होंगे आपके। मैं स्टेप्स यहां पर क्लियर करवा देता हूं। देखो, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा कि आप सबसे पहले सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लो। ठीक है, तो ये सेम स्टेप होगा कि आप सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो। उसके बाद आप टू कंडक्टर्स ले लो, जहां पर आपका एक कंडक्टर में प्लस Q चार्ज होगा और एक में माइनस Q, जैसा मैंने यहां पर शो किया है। इसके बाद आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अचीव करो बाय यूजिंग गॉस लॉ और कुलाम्स लॉ। पॉइंट समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, गॉस लॉ या कुलाम्स लॉ के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अचीव कर सकते हो। और उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा कि आप V की वैल्यू अचीव करो। देखो ये फॉर्मूला है आपका माइनस E डॉट dl वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे ही आपकी निकल जाएगी, आपका V निकल जाएगा और उसके बाद फिर आप निकाल सकते हो C इक्वल टू Q बाई V करके। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन यहां पर मैं अभी आपको जब डेरिवेशन करवाऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फर्स्ट, आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही डेरिवेशन इंक्लूड करूंगा, तो वहां पर ये स्टेप्स आप देख भी लोगे। ठीक है, तो आपको सारी क्लियरिटी मिलने वाली है कैपेसिटर के कंसेप्ट में। लेकिन रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया, मैंने बस आपको यही समझाया है कि ये जो स्टेप्स मैंने लिखाए हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाले, हो सकेगा तो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप कैपेसिटर के कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और उसके बाद कैपेसिटर का फॉर्मूला अचीव करिए डेरिवेशन करके, जो हम करेंगे आज, और उसके फॉर्मूले का यूज करके आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, वो सबसे बेटर सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर फर्स्ट कैपेसिटर स्टडी करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो यहां पर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपके लिए फिगर ही ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, उसके बाद मैं आपको पूरी थ्योरी और पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप समझो, यहां पर सपोज करो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी दो पैरेलल प्लेट्स हैं। डिस्टेंस कितनी है? यहां पर डिस्टेंस है आपकी d, और जो सरफेस एरिया है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की d है, ध्यान रखना, दोनों प्लेट्स के बीच की, दोनों आपकी क्या है? कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको, जो पैरेलल प्लेट्स हैं बेसिकली वो क्या है? प्लेट्स क्या है आपके? बेसिकली कंडक्टर्स हैं। तो यहां पर जो s है ना, वो इन प्लेट्स का एरिया है और दोनों प्लेट्स का एरिया यहां पर मैं इक्वल लेके चल रहा हूं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखो, जो भी मैं पॉइंट्स बोलता हूं ना, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं आपके लिए, लेकिन मैं उन्हीं पॉइंट्स को दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं? ताकि आप अपने नोट्स बना सको अच्छे से। आपको नोट्स बनाते चलना है। और वैसे भी आप वीडियो सुन रहे हो ना, आप पॉज करो, स्लो कर लो, उसको दोबारा सुन लो और नोट्स बनाते चलो। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये आपका एस क्या है? आपका एस है आपका एरिया। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट्स का एरिया है आपका, दोनों प्लेट्स का, दोनों का एस और एस लेके चल रहा हूं। अब यहां पर मैं लेके चल रहा हूं इस प्लेट में प्लस Q
और ये प्लेट में मैं लेके चल रहा हूं चार्ज नेगेटिव। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मैंने आपको पहले भी शो किया है, अभी जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया था प्लस से माइनस वाली प्लेट की तरफ, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ये जो मैंने बताया कि इन प्लेट्स का जो एरिया है वो मैं एस और एस लेकर चल रहा हूं, तो आपको ये पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपका एरिया अगर एस है और जो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर ये मान लो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 में प्लस क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देख सकते हो। प्लेट 2 में माइनस क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देख सकते हो। तो इस कारण से आपका देखो यहां पर सरफेस एरिया भी गिवन है। ये सारी चीजें मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि आप इस बात को समझ पाओ कि जो आपका Q होगा, Q वो क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा रो एस इंटू एस। रो एस क्या होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एस क्या है एरिया मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा चार्ज। या आप चाहो तो रो एस लिख सकते हो Q बाई एस। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा जो प्लेट्स हैं उनका सरफेस एरिया आपको गिवन है एस और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उन प्लेट्स के ऊपर। देखो प्लेट जो है वो एक लाइन नहीं है ना, आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। मैंने आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी पढ़ाया हुआ है शीट चार्ज वाला, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैंने वहां पर आपको एग्जांपल ले लेके समझाया हुआ है। तो ये कोई लाइन नहीं है ना, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इसका एरिया कितना है आपका एस। तो इसलिए आपने क्या लिखा Q इज इक्वल टू रो एस इंटू एस। पॉइंट समझ में आ गया? अब आप यहां पर अंडरस्टैंड करो, Q आपने समझ लिया। इसके बाद आपको यह पॉइंट अब क्लियर रखना पड़ेगा कि यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो आपकी यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स क्या होंगी आपकी यूनिफॉर्म होंगी। उसका रीजन भी आपको यहां पर समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जनरली आइडियल केस में आप क्या लेके चलते हो, जो आपका D है, मतलब जो आपकी प्लेट्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी बहुत ज्यादा लेस होती है एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ प्लेट्स। जो प्लेट्स के आपके डायमेंशन हैं उसके कंपैरिजन में जो उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो ये स्पेसिंग चूंकि बहुत ही ज्यादा कम होती है बिटवीन द प्लेट्स, दैट्स वाई आप बोलते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है वो यूनिफॉर्म ही रहती है बिटवीन द प्लेट्स। ये पॉइंट, ये रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहेगी बिटवीन द प्लेट्स। देखो होता क्या है ना, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सारे वर्ड सिर्फ हम रटते चले जाते हैं, हम इनकी मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से समझोगे, उनकी मीनिंग समझोगे ना, तो आपको हर एक टर्म का मीनिंग पता होगा, हर एक टर्म क्या है आपको क्लियर होगा, तो आपको कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये कभी नहीं सोचना है कितना ज्यादा क्यों पढ़ूं मैं। देखो यहां पर मेरी पूरी कोशिश है कि उन्हीं चीजों को आपको बहुत डिटेल में समझाऊं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मैं बता रहा हूं तो उसे आप एक बार सुन लो अच्छे से, ठीक है? उससे आपको कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा। यहां पर अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपकी E, मैंने शो कर दिया और आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म होता है आपका। इसके अलावा यहां पर हम ये लेके चलेंगे कि ये जो आपका स्पेस है बिटवीन द प्लेट्स, ये आपका होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपका एप्सिलॉन R। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है या डाइलेक्ट्रिक होता है, जो मीडियम होता है, होमोजीनियस कब होता है कब नहीं होता है, ये सारी सिचुएशन भी मैंने आपको पहले समझाई हुई है। तो इनकी मीनिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए। जब मैंने आपको लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन पढ़ाया था ना, तब भी ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था होमोजीनियस वाला। तो यहां से एप्सिलॉन R से फील्ड है, होमोजीनियस मतलब सब जगह एप्सिलॉन R है आपका। ये पॉइंट आपको एक तरह से आप माइंड में रख सकते हो। अब आप देखो एप्सिलॉन R आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, E आपकी यूनिफॉर्म फील्ड है, D आपका डिस्टेंस है, प्लस Q माइनस Q, एवरीथिंग आपको यहां पर क्लियर है। अब यहां पर आप समझो, यहां पर आपको रो एस दिख रहा होगा। अगर आपको यहां पर रो एस दिख रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो एप्लीकेशन आपने पढ़ा था गॉस लॉ का, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जहां पर आपने रो एस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखी हुई थी। तो यहां पर उसे भी आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो।
तो अगर मैं यहां पर E की वैल्यू के बारे में बात करूं तो E की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो आप समझो E इक्वल टू आप लिखोगे यहां पर रो एस अपॉन एप्सिलॉन इंटू माइनस ए एक्स। आपको अब यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां पर आपका साइन जो है वो माइनस क्यों आया। बेसिकली यहां पर हमने माइनस रो एस अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए एक्स क्यों मेंशन किया है, तो आप समझो यहां पर आपने जो लिया हुआ है एक्सिस, वो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी किस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, देखो डायरेक्शन देखो आप, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन माइनस ए एक्स। देखो जो भी आप करो ना, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। यहां पर मैंने एक्स एक्सिस लिया, आप वाई एक्सिस ले सकते थे, आप जेड एक्सिस ले सकते थे, लेकिन आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप इन्हीं कंसेप्ट को समझोगे तभी एग्जाम में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम में कभी भी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला वाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, या कभी भी ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम ही आपकी एज इट इज पूरी की पूरी रिपीट हो जाएगी। बहुत सारी आपको नई प्रॉब्लम मिलेंगी। तो अगर आप एग्जाम में सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आपको सारे डेरिवेशंस क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट वाइज। तो यहां पर दो बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पहला, माइनस साइन क्यों आया, तो वो इसके कारण आया है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, हमने जो स्टडी किया था शीट चार्ज वाला कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सेकंड एप्लीकेशन या थर्ड एप्लीकेशन जो हमने स्टडी किया था, वहां पर जब हमने शीट चार्ज के कारण निकाला था तो हमारा आंसर क्या आया था, अगर आप जाकर देखोगे, अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपका आंसर आया था रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन आया था, और फिर डायरेक्शन था। यहां पर मैंने लिखा है रो एस अपॉन एप्सिलॉन। साइन तो आपको क्लियर हो चुका है, मेन आप देखो वैल्यू रो एस अपॉन एप्सिलॉन फिर डायरेक्शन। तो उसका क्या रीजन है, यहां पर मैं बात तो उसी की कर रहा हूं, रो एस की कर रहा हूं। तो मैंने वहां पर जो डेरिवेशन किया है वो तो रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन आया था। यहां पर रो एस अपॉन एप्सिलॉन क्यों है, क्योंकि यहां पर आप समझो, वहां पर जो हमने लिया था तो हमने एक सिंगल शीट ऑफ चार्ज ली थी। यहां पर आपकी दो दो प्लेट्स हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक में नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और दो प्लेट्स हैं। तो होता क्या है, जो दोनों वैल्यूज है ना, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन, वो दोनों ऐड होती हैं और आंसर क्या होता है, रो एस अपॉन एप्सिलॉन। तो ये सिचुएशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़ो। मैंने आपको क्या समझाया था, E की वैल्यू अचीव करने के बाद फिर आप किसकी वैल्यू अचीव करोगे, V की, जो क्या होता है माइनस E डॉट dl। मैंने आपको बोला है इस तरीके से आपको लेना है 2 से 1, मतलब लोअर लिमिट ये होगी, फिर अपर लिमिट ये वाली पॉजिटिव चार्ज वाली। ठीक है, इस तरीके की आपकी सिचुएशन आपको माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद अब अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहां पे माइनस तो बाय डिफॉल्ट होता है फॉर्मूले में, और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस रो एस अपॉन एप्सिलॉन ए एक्स। देखो डीएल क्या होगा, आपको यह समझना होगा कि डीएल भी वेक्टर होता है, आपको पता ही है, डिफरेंशियल लेंथ। और आप देखो डीएल मतलब किस लेंथ में चेंज हो रहा है, अरे एक्स में तो चेंज हो रहा है, आपने सिर्फ एक्स एक्सिस ही लिया है यहां पर। तो देखो यहां पर 0 से d, आप देखो d डिस्टेंस है ना, तो x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू d, तो x की वैल्यू 0 से d चेंज हो रही है आपकी। इसका मतलब dl क्या लोगे, dx ax। तो यहां पर आप मेंशन कर दोगे डॉट dx ax। तो देखो ax डॉट ax 1 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ पा रहा है आपको, ax डॉट ax 1 होगा, और बचेगा क्या आपका v इज इक्वल टू, देखो रो एस अपॉन एप्सिलॉन, ये तो x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट ही होने वाले हैं, तो बाहर कर दो, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, ये बचेगा dx। पॉइंट समझ में आ गया, ax डॉट ax 1, रो एस अपॉन एप्सिलॉन कांस्टेंट थे, बाहर कर दिया, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट थे ना हमारे, बाहर कर दो। अब देखो लिमिट क्या होगी, देखो 2 से 1 मतलब दिस टू दिस, तो ये आपकी हो जाएगी यहां पर 0 से d। ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा है। तो यहां पर आप लिमिट मेंशन कर दो 0 से d, और उसके बाद अब फुल एंड फाइनल की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो रो एस अपॉन एप्सिलॉन dx का क्या हो जाएगा x, लिमिट होगी 0 से d, तो रो एस x अपॉन एप्सिलॉन, तो x की जगह क्या रखना है आपको d, क्योंकि आपकी अपर लिमिट d है तो d आप पुट कर दोगे। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसके बाद आप देखो आपका टारगेट तो c निकालने का, ये c क्या होता है q बाई v, तो q लाने के लिए बेटर रहेगा कि आप ये पुट कर दो,
रो एस की वैल्यू पुट कर दो क्यू बाई एस, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, क्यू डी बाई एस एप्सिलॉन, और c कितना होता है हमारा q बाई वी। तो q बाई वी तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एप्सिलॉन s अपॉन डी। यही फॉर्मूला हम रटते आए हैं आज तक। हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन a अपॉन डी, जहां a एरिया होता है, यहां पर s एरिया मैंने लिया है। तो पैरेलल प्लेट के लिए एप्सिलॉन a अपॉन डी होता है, ये बस हम रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना है हमें अच्छे से, ठीक है। तो ये जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अचीव किया है, यहां पर कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं लाइक सीरीज एंड पैरेलल की, वो मैं आपको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, तब वो केसेस एक न्यूमेरिकल के साथ आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इस फॉर्मूले को ही आप ध्यान में रखो। एक काम हमें और करना है अभी, वो है रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले का यूज करके। तो इसे भी आप अंडरस्टैंड करो। यहां पर देखो, अगर आप यहां पर बात करते हो आर के फॉर्मूले की, तो जो आज ही के लेक्चर में मैंने आपको आर का फॉर्मूला सिखाया है, वो क्या सिखाया था, वी बाई आई। क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, ई डॉट डी एल डिवाइडेड बाय आई का फॉर्मूला क्या लिखा था, सिग्मा ई डॉट डी एस। जे डॉट डी एस लिखा था ना, जे की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा ई। सी का फॉर्मूला भी मैंने आज ही की क्लास में लिखा है, क्यू बाई वी। क्यू क्या लिखा था मैंने, गॉस लॉ से लिखा था, डी डॉट डी एस, और वी यही होगा आपका ई डॉट डी एल। तो अगर आप दोनों फॉर्मुलेस को अब अगर ध्यान से समझोगे, तो आप देखो, अगर आप आर इंटू सी परफॉर्म कर दो, आर इंटू सी, तो होगा क्या, ई डॉट डी एल आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा अच्छे से, आर इंटू सी करने से ये दोनों कैंसिल होगा। उसके बाद देखो यहां पर डी की वैल्यू कितनी होती है, क्या आपको डी की वैल्यू याद है, यस, एप्सिलॉन ई होती है हमारी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में अब डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई पुट कर दूं, तो एप्सिलॉन ई डॉट डी एस, ये आपका रहेगा, पहले डी डॉट डी एस था, अब एप्सिलॉन ई डॉट डी एस है। इस बात को अब समझो आप, एप्सिलॉन जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, परमिटिविटी इसे आप बाहर कर दो, सिग्मा कंडक्टिविटी हम जानते हैं ओम्स लॉ से, J इक्वल टू सिग्मा ई कब होता है आपका, जब J इज प्रोपोर्शनल टू E होता है, तो J इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो सिग्मा भी आपका बाहर हो जाएगा, तो सिग्मा बाहर, और आपका जो एप्सिलॉन है वो भी बाहर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो यहां से अब आप दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, ई डॉट डी एल कैंसिल, और ई डॉट डी एस भी कैंसिल हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो बचेगा क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा आपका, ये देख लो आप ध्यान से, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा, ये आपका बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। और ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो रिलैक्सेशन टाइम जो हमने स्टडी किया था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, वहां पर भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, आरसी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। बेसिकली आरसी की यूनिट क्या होनी चाहिए, फिर सेकेंड। आप देख लो एक बार करके भी, यहां पर देखो आरसी क्या है, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा है। एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है आपकी, फैरेड पर मीटर। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी की यूनिट। रजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की क्या होगी, 1 अपॉन ओम मीटर। तो यहां पर आप मेंशन करोगे 1 अपॉन ओम मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो आरसी की यूनिट देखो कितनी आ गई आपकी, ये आपकी आ जाएगी फैरेड इंटू ओम, ठीक है। एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा की यूनिट आ गई आपकी, और आर इंटू सी आपका होता क्या है, सेकेंड, रिलैक्सेशन टाइम। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। तो बेसिकली एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा की यूनिट आपकी फैरेड इंटू ओम होती है, मतलब आर इंटू सी होती है। ये आपको क्लियर हो गया ना। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, जो आपने सी का फॉर्मूला निकाला है ना, उस सी के फॉर्मूले को यहां पुट कर दो बस। आर सी देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, आर सी जो है वो इक्वल है एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा के। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के केस में अगर आप आर की वैल्यू अचीव करना चाहते हो, तो आप सी की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो और आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आपका जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वाला। अभी हमें 2 और कंसेप्ट स्टडी करने हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।